लॉ ऑफ मोशंस। पहला है, हम इसमें पहले पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज दैट विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन। फोर्स वो होता है कि जो कोई बॉडी चल रही है तो उसको क्या करेगा? रोकेगा, रुकी बॉडी को चलाएगा। विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स। इज दैट विच चेंजेस और tend to change the state of rest or state of motion. Rest or state of motion. How? ये कैसे करता है? How does it change? How? कैसे करता है? It may increase the speed. It may first may increase or decrease the speed. Decrease the speed. या तो वो स्पीड बढ़ाए या वो स्पीड कम कराए। यदि जहां मोशन है, बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, यदि ये कोई बॉडी है, इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड वी अप्लाई सम फोर्स ऑन इट, देन द स्पीड विल इंक्रीज ऑन अप्लाइंग फोर्स। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन दिस मोशन इस डायरेक्शन में, हम फोर्स भी यहीं लगाएंगे तो इट विल इंक्रीज द स्पीड। इंक्रीज द स्पीड। अब बॉडी यहां चल रही, इफ द बॉडी इज इन दिस डायरेक्शन एंड वी अप्लाई फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इट विल डिक्रीज द स्पीड। डिक्रीज द स्पीड। ठीक है, तो कैसा करता है फोर्स? में इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। दूसरा, कोई स्टेशनरी बॉडी है, कोई बॉडी आपकी रुकी हुई है, तो हम उसे फोर्स लगाएंगे, क्या होगा? इट विल चेंज इट्स रेस्ट, इट विल पुट इट इनटू मोशन, उसको मोशन में ले आएगा। तीसरा, कोई बॉडी चल रही है, हम फोर्स लगाएंगे अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगी। इट कैन स्टॉप द बॉडी when the force is applied in the opposite direction. Okay, ये है आपके how force affect the body, affect the motion of body। पहले तो ये force motions का। दूसरा, force में change the dimension of the body। force क्या कर सकता है? उसका dimension change कर सकता है। okay, force में change the dimension of the body। तो second is force में change the dimension of the body। पहले तो उसका state of rest change करेगा। second is उसको डिफॉर्म कर सकता है फोर्स। कोई बॉडी है तो उसको आप दबाओगे तो पिचक जाएगी, उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। फोर्स में चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, दैट इज फोर्स। फोर्स में चेंज द डायमेंशन ऑफ द, उसकी डायमेंशन बदल कर सकता है। जैसे कोई बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी है, उसमें हमने फोर्स लगाया तो उसका जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्म कर सकते हो उसको, डिफॉर्मेशन। ओके, फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? फोर्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होती है तो उनकी वजह एक फोर्स लगती है। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, two bodies are in contact, when two bodies are in contact, इसमें पहला आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे चलती है, रोल करती है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग or rolling, a frictional force is always in the opposite direction। frictional force लगती है which is always in the opposite direction। if there would have been no friction, यदि कोई friction force नहीं होगी, we would not have been able to walk। तो it is easier to walk on a rough surface।
रफ सरफेस देन ऑन स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस में वॉक करना आसान है, स्मूथ सरफेस में वॉक करना कठिन है, क्योंकि बिकॉज रफ सरफेस में फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा एंड स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन बहुत कम होगा। आइस, ऑन आइस देयर इज नो फ्रिक्शन, आइस के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन ना होने के कारण द बॉडी इज नॉट एबल टू मूव। ओके, सेकेंड इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है बच्चे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कोई बॉडी है, यहाँ पर मैंने टेबल है, टेबल में मैंने कोई वेट रखा हुआ है, ये कोई सपोज बुक्स है, ये बुक्स का वेट टेबल पे लगेगा नहीं लगेगा बेटा? बुक्स का वेट विल एक्ट ऑन द टेबल, उतना ही एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। The weight of the books will be balanced by the normal reaction force on the table। ठीक है, जैसे कहा वहीं रुकी हुई, यदि कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ना हो तो नीचे गिर जाए वो। तो बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कारण ही यहाँ पर टिका हुआ है, वरना कोई वो नीचे हो जाए। तो द फोर्स एक्टेड बाय द टेबल ऑन द बुक इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड तीसरा आता है, कोई बॉडी में टांग रखी है, सपोज पैंडम केस में वही बात है, यहां पर मास ऑफ द बॉब है, ये आपका स्ट्रिंग है, धागा है, तो ये वेट है, कोई ये आयरन वेट मान लीजिए, इसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स, टेंशन कहते हैं, या टेंशन हो गया, टेंशन फोर्स। वेट कहां क्यों रहे, वेट कहां लगेगा? फोर्स, वेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, फोर्स डाउनवर्ड, और जो स्ट्रिंग है इसका फोर्स लगता है अपवर्ड की ओर, द फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन, ये आपका टेंशनल फोर्स है। द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड विल बी बाय द बॉब, इसके और इसको बैलेंस कौन करेगा? द फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग, द फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। फोर्थ इज फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। कभी भी आप स्प्रिंग खींचो तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। हम कोई स्प्रिंग को खींचेंगे तो हमने ऐसे यूं खींचा तो इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज द फोर्स ड्यू टू the reaction of the spring, okay, the force due to the reaction of the spring. Fifth is force due to collision, ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर बेस है, फोर्स ड्यू टू कोलिजन। फॉर एवरी एक्शन, जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगे ए और बी, व्हेन दे कोलाइड, ये यहाँ क्यों रहे, जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये यहाँ को जाएगा तो दोनों आपस में दूर जाएंगे, तो दिस इज, तो आपके मैंने के अंदर है 5 कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहला फ्रिक्शनल फोर्स, फर्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, थर्ड इज टेंशन जो स्ट्रिंग लगाती है, फोर्थ इज द फोर्स ऑफ स्प्रिंग एंड द फिफ्थ इज फोर्स ड्यू टू कोलिजन। These all are your contact forces. Okay, now we will going to study non-contact force.